हो रहा है महेंद्र। महेंद्र अभी शायद नहीं हो रहा है। राजीव बताइए। हाँ, हो गया। हाँ, शायद हो गया। अब हो गया। साहित्य भंडार एवं रामस्वरूप चतुर्वेदी स्मृति प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रामस्वरूप चतुर्वेदी स्मृति व्याख्यान 5 के तहत वरिष्ठ कवि आलोचक अशोक वाजपेयी से बातचीत के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक वाजपेयी जी, विनय स्वरूप जी, सुषमा जी, विनीत कुमार जी, विवेक चतुर्वेदी जी, अतुल चतुर्वेदी जी, प्रकाश चतुर्वेदी जी, विभोर अग्रवाल जी, वर्षा अग्रवाल जी और ढेर सारे प्रोफेसर अनूप कुमार और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उन सबका और जो फेसबुक लाइव पर जो हमसे जुड़ पाए होंगे, जो देख रहे होंगे लाइव कार्यक्रम को, उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एक बार मैं करता हूं। आज हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज की इस बातचीत के लिए हिंदी के वरिष्ठ कवि आलोचक अशोक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी रामस्वरूप जी के भी समकालीन कवि लेखक रहे हैं और मित्रवत संबंध उनका रामस्वरूप जी के साथ रहा है। इस अवसर पर ये हमारे लिए खुशी की बात है कि वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। अशोक वाजपेयी जी हिंदी के उन बिरले लेखकों में से हैं जिनकी व्याप्ति केवल साहित्य तक सीमित नहीं। महेंद्र अनम्यूट कीजिए। महेंद्र अनम्यूट कीजिए। ओह, मैं फिर से आप सबका फेसबुक लाइव पर फेसबुक पर भी एक बार चेक कर लीजिए। पैचुन को मेरे ख्याल बोलिए। से लाइव हो रहा है। लाइव हो रहा है। साहित्य भंडार और रामस्वरूप चतुर्वेदी स्मृति प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रामस्वरूप चतुर्वेदी स्मृति व्याख्यान 5 के तहत वरिष्ठ कवि आलोचक श्री अशोक वाजपेयी जी के साथ बातचीत में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फेसबुक और जूम के माध्यम से जुड़े हुए तमाम विशिष्ट जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अशोक वाजपेयी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे लिए ये हर्ष का विषय है कि इस आयोजन में, इस अवसर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अशोक वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। वे न केवल रामस्वरूप जी के मित्र थे और समकालीन लेखक हैं, बल्कि उनसे साहित्य और संस्कृति के मुद्दों पर भी लगातार उनसे संवाद उनका रहा है। अशोक वाजपेयी जी की व्याप्ति न केवल साहित्य तक है, बल्कि संस्कृति, कला, दर्शन, प्रशासन सभी क्षेत्रों में बड़े सम्मान के साथ अशोक वाजपेयी जी का नाम लिया जाता है। इस अवसर पर हम लोगों ने एक ऑडियो वीडियो बनाकर चलाने की कोशिश की थी। सर से बात हुई थी इसको लेकर, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते हम उसको इसमें नहीं चला पा रहे हैं। इस डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव और श्रीमती विजेता अटल ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, उसको मैं नहीं प्रसारित कर पा रहा हूं। इस बातचीत के पूर्व मैं चाहता हूं कि रामस्वरूप जी स्मृति व्याख्यान की संक्षिप्त जानकारी देने के लिए बहुत कम शब्दों में डॉक्टर मयंक भार्गव जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और संक्षेप में रामस्वरूप चतुर्वेदी स्मृति व्याख्यान के बारे में अपनी बात रखें। डॉक्टर मयंक भार्गव। धन्यवाद महेंद्र। यहाँ उपस्थित आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी के परिवार से जुड़े उनकी सहधर्मचारिणी और उनके परिवार के अन्य सदस्यगण, और रामस्वरूप चतुर्वेदी के बृहत्तर परिवार के सदस्यगण अर्थात उनके पाठकगण, फेसबुक और जूम के माध्यम से हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज 24 जुलाई हिंदी के विवेकवान, सुरुचि संपन्न, सहृदय चिंतक एवं आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुण्यतिथि है। रामस्वरूप चतुर्वेदी स्मरणीय है और अविस्मरणीय भी। 50 वर्ष और 28 पुस्तकों से समृद्ध उनका आलोचकीय व्यक्तित्व संवाद और संवेदना हेतु आमंत्रित करता है। साहित्य के साथ साथ सभ्यता एवं संस्कृति के सवालों पर भी विचार कर उन्होंने हिंदी की बौद्धिक परंपरा को आगे बढ़ाया है। आज अशोक जी हमारे साथ मौजूद हैं,
उनके शब्दों में ही कहें तो रामस्वरूप चतुर्वेदी में विद्वता और आलोचना का उजला समन्वय था, बुद्धि और रसिकता का असाधारण मेल था, साफ सुथरा दिमाग, साफ सुथरी भाषा। उन्होंने इतिहास, परंपरा, आधुनिकता और समकालीनता को निरंतरता में देखने का लगातार यत्न किया। उनकी आलोचना में सौम्यता और निर्भीकता एक साथ समरस ढंग से रही। उनकी स्मृति और संस्मृति से हमें अपने समय और साहित्य के कई अंधेरों से मुक्त होने में मदद मिलती है। इसलिए उन्हें स्मरण करना और साहित्य संस्कृति को समझने की कोशिश करना हमारे अपने लिए, हमारी पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। और स्मरण की इस प्रक्रिया को तनिक स्मरणीय बनाने के लिए रामस्वरूप चतुर्वेदी के जैविक एवं स्नेही परिवार के आत्मीय सहयोग से रामस्वरूप चतुर्वेदी स्मृति व्याख्यान आयोजित किया जाता रहा है। इस आयोजन की प्रेरणा प्रसिद्ध रचनाकार स्वर्गीय अजित कुमार, टी.एन. चतुर्वेदी एवं आज हमारे साथ मौजूद अशोक वाजपेयी जी से मिली थी। बड़ों की प्रेरणा को आदेश मानकर रामस्वरूप चतुर्वेदी के पाठकों एवं परिवार ने इस व्याख्यान का आयोजन सुनिश्चित किया और आभार का विषय है कि इस आयोजन को हिंदी साहित्य संसार का सहयोगी सानिध्य मिला। प्रथम रामस्वरूप चतुर्वेदी व्याख्यान का आयोजन 2016 में इलाहाबाद में हिंदुस्तानी एकेडमी में हुआ था, जिसमें अशोक वाजपेयी, दूधनाथ सिंह, कुमार पंकज, हेरंब चतुर्वेदी, दिनेश कुशवाहा जैसे साहित्यकारों ने रामस्वरूप चतुर्वेदी के आलोचकीय व्यक्तित्व को याद कर उस आयोजन को यादगार बनाया था। और इस क्रम में आज का यह आयोजन 5वां आयोजन है। आज साहित्य और आलोचना के लिए यह समय थोड़ा कठिन माना जाने लगा ही था कि वर्तमान कोरोना महामारी ने परस्पर मिलजुल कर संवाद को और भी कठिन बना दिया। 1991 में रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब आई थी, साहित्य के नए दायित्व। उसमें उन्होंने संचार माध्यमों का विश्लेषण करते हुए दूरदर्शन को औद्योगिक युग का लोक साहित्य बताया था। जनसंचार के नए माध्यम पर वह विचार करते रहे और 2000 ईस्वी में जब नए सहस्त्राब्द का आगमन हुआ तो उस बदली परिस्थितियों में विचार और उसके संचार के परिप्रेक्ष्य में साहित्य और इतिहास पर उन्होंने नई दृष्टि प्रस्तावित की। जनसंचार के इस बदले रूप में आज का कार्यक्रम फेसबुक और जूम के माध्यम से आयोजित हो रहा है। अपने नए कलेवर में इस आयोजन के लिए बड़ी बात यह है कि आज पुनः इसे अशोक वाजपेयी जी का सानिध्य मिल रहा है। अशोक वाजपेयी से शुरू हुई यह यात्रा फिर अशोक जी के पास जाकर गौरवान्वित महसूस कर रही है। केवल इसलिए नहीं कि अशोक वाजपेयी रामस्वरूप जी के समकालीन कवि आलोचक और उनके मित्र हैं, बल्कि इसलिए भी कि अशोक वाजपेयी हमारे समय की उम्मीद भरी विश्वसनीय आवाज हैं। अशोक वाजपेयी भारत की विशिष्ट मेधा के समर्पित कर्मनिष्ठ प्रतिनिधि हैं। वे एक साथ कवि, आलोचक, अनुवादक, स्तंभकार, संपादक, कलाविद, संस्कृति कर्मी, संस्थाओं के स्वप्नदर्शी संस्थापक आदि आदि हैं। अपनी भाषा के जादू से वह सम्मोहित तो करते ही हैं, विवेकवान भी बनाते हैं। उन्हें सुनना हमारी पीढ़ी के लिए आत्मान्वेषण का अवसर होता है। रामस्वरूप जी कहते थे कि जैसे उदर को भोजन चाहिए ताकि पाचन क्रिया का यंत्र चले, नहीं तो वह अपने को ही रगड़ता रहेगा, उसी तरह मस्तिष्क में कुछ नया विचार डालना जरूरी है, नहीं तो वह अपना घर्षण स्वयं करता जाएगा। कहना न होगा कि जब भी मस्तिष्क में कुछ नया और जरूरी विचार डालने की बात आती है, तत्काल अशोक वाजपेयी जी की भी याद आती है। साहित्य एवं समय के प्रति अशोक वाजपेयी की संवेदना, सक्रियता एवं कर्मठता वर्तमान भारतीय चिंतन को विकसित करती है।
उनके बारे में जो कुछ बोला जाएगा वह कम पड़ेगा। इसलिए आज 5वें राम स्वरूप चतुर्वेदी स्मृति व्याख्यान के अंतर्गत सीधे चलते हैं अशोक वाजपेयी के पास, जिनसे बातचीत करेंगे महेंद्र प्रसाद कुशवाहा। जिस सुलभता से अशोक जी हम सबको आसानी से समय दे देते हैं, आज के कार्यक्रम में भी उन्होंने आना स्वीकार किया। इसके लिए धन्यवाद देते हुए, उनका स्वागत करते हुए मैं अनुरोध करता हूं महेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी से कि हम सब की ओर से आज उनसे संवाद करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मयंक भार्गव। सर, अशोक वाजपेयी जी का एक बार पुनः स्वागत है इस बातचीत में। अब हम लोग सीधे कुछ सवालों के साथ मुखातिब होंगे अशोक वाजपेयी जी से। और सर, इस कड़ी में मैं आरंभ में आपसे जानना चाहता हूं, अनम्यूट करिए। अनम्यूट किया हुआ है, कि आवाज नहीं जा रही है? हाँ, तो इस कड़ी में अशोक वाजपेयी जी से मैं जानना चाहता हूं शुरुआत में ही कि आपकी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी से आपका परिचय कैसे हुआ, कब मुलाकात आपकी उनके साथ हुई, और कुछ उससे जुड़ी चीजें हम लोगों के बीच साझा कीजिए। सर, क्या आप सुन पा रहे हैं अशोक वाजपेयी जी? जी सर, म्यूट किया हुआ है, आपका म्यूट किया हुआ है। अब सुनाई दे रहा है? जी, अब आ रही है आवाज सर। हाँ, बहरहाल मैं पहली बार इलाहाबाद तो अपने जीवन में 1957 के साहित्यकार सम्मेलन में गया था, और उसमें शायद रामस्वरूप चतुर्वेदी जी रहे होंगे। तो मुझे विजय देवनाथ शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा से मिलने की तो याद है, लेकिन उनसे मिलने की कोई याद नहीं है। पर संभवतः 1970 में जब परिमल का रजत पर्व मनाया जा रहा था, तब मैं इलाहाबाद फिर गया था अपने मित्र रमेश चंद्र शाह के साथ, और तब चतुर्वेदी जी से मुलाकात हुई। हम यहाँ याद करें कि उस जमाने में ज्यादातर जो अकादमिक प्रतिष्ठान था वो नए साहित्य और नई कविता के प्रति बहुत सहानुभूति नहीं रखता था, और उस प्रतिष्ठान में रहते हुए रामस्वरूप जी ने पहली बार नवलेखन, अज्ञे इत्यादि पर लिखना शुरू किया, पुस्तकें आई। तो इसलिए उनके प्रति एक आकर्षण था, क्योंकि वो एक तरह से जो अकादमिक दकियानूसी और नए संघर्ष के प्रति जो उसकी उदासीनता थी, उसके विरुद्ध कुछ काम कर रहे थे। तो इसलिए उनसे आकर्षण स्वाभाविक है। बाद में फिर उनसे पत्राचार भी हुआ, उनकी बहुत सारी पुस्तकें भी आई। और आपको याद होगा कि आप में से कुछ को याद होगा संभवतः कि मैंने उनके लिए एक त्रयी गढ़ी थी, संवेदना। उनकी संवेदना, एक आलोचक संवेदना का वितान कितना है, तो गहराई कितनी है, ये दोनों बातें जरूरी। तो भक्ति काव्य से लेकर कालीन भाषा, रीति काव्य, आधुनिक काव्य, आधुनिक संस्कृति, उसकी समस्या, ये जो वितान है ये बहुत कम आलोचकों का हिंदी में रहा है। और दूसरा था संवाद। आलोचना एक संवाद का माध्यम। आलोचक एक स्तर पर रचना से और रचनाकार से संवाद करता है, दूसरे स्तर पर वो पाठकों से संवाद, और शायद एक तीसरा स्तर भी होगा जिसमें वो व्यापक समाज से संवाद करता है। इन तीनों स्तरों पर रामस्वरूप जी हमेशा सक्रिय। उनका संवाद बड़े से बड़े, आखिर वो इलाहाबाद में थे, वो इलाहाबाद जिसमें उस समय निराला, महादेवी, पंत इत्यादि बड़े बड़े हस्तियां थी, उनसे लेकर अगर आप उनके इतिहास को पढ़ें तो उसमें अनेक युवतर लोगों को स्थान दिया गया है। ये पहली बार हुआ
हिंदी इतिहास जो था, रामचंद्र शुक्ल तो जा चुके थे, उनके जमाने में जो भी लिखा गया था उससे अलग एक ढंग से इतिहास लिखने की चेष्टा रामस्वरूप जी ने की, जो अपने आप में ऐतिहासिक, क्योंकि उसने हिंदी संवेदना के समूचे इतिहास को वर्तमान तक लाने की चेष्टा की। स्वयं वर्तमान साहित्य यानी उनका जो संवर्ती साहित्य, हम जैसे लोग जो उनसे लगभग समवयसी हो, उनके साथ उन पर ध्यान देना, उनकी रचनाओं का विश्लेषण करना, ये काम अकादमिक प्रतिष्ठान में, जहाँ तक मुझे याद आता है, रामस्वरूप जी ने सबसे पहले किया, उन्होंने बाद में किया और झूठे थे, लेकिन उनका इस मामले में योगदान है। और फिर आपको याद हो तो वो नई कविता जो पत्रिका थी उससे जुड़े हुए थे, फिर शायद नए पत्ते नाम की एक पत्रिका भी उन्होंने संपादित की थी, और फिर एक विचारों की पत्रिका जिसका हिंदी में घोर अभाव है, हालांकि विचारधारा बहुत है, क ख ग, उससे वो जुड़े थे। तो आलोचना एक स्तर पर साहित्य संबंधी होती है, तो दूसरे स्तर पर उसका काम एक बृहत्तर संस्कृति से जुड़ना और उसको अंतर्ध्वनित करना, उसकी अनुभूजों से अपने को रसाना बसाना, ये काम भी बहुत खूबी से रामस्वरूप जी ने किया। अभी जिन्होंने आरंभिक वक्तव्य दिया वो इसका उल्लेख कर रहे थे कि संचार क्रांति भारत और पश्चिम के द्वंद्व के बारे में पूरी उनकी एक पुस्तक ही है। तो ये जो वितान है ये बहुत फैला हुआ है, और इसमें एक आलोचक की जो सक्रियता है, उसकी संवेदना का जो भूगोल है, उसकी संवाद की जो गहराई है, और जो दूसरे को समझने की कोशिश है, और तीसरे स्तर पर ये जो अकादमिक तकियानुसी और विचारधाराओं के आतंक से का प्रतिरोध करना है, ये सब बातें रामस्वरूप चतुर्वेदी को एक महत्वपूर्ण आलोचक बनाती हैं, जिनको याद करना चाहिए। हमारा समय भूलने और भुलाने का समय, ऐसी शक्तियां बहुत सक्रिय हो गई हैं जो आपको लगातार भूलने की ओर ले जा रही हैं, और एक स्मृति का दुर्नियोजन सा हो रहा है। हमको एक अवास्तविक स्मृति हम पर लादी जा रही है। ऐसे समय में रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी की स्मृति को जगाने वाले लेखक भी हैं, आलोचक भी, और मैं समझता हूँ कि उनको याद करना इसलिए बहुत जरूरी और उपयोगी। अशोक जी, आपने बहुत सारी बातें रामस्वरूप जी के साहित्यिक अवदान को लेकर कही। मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे जानना चाहता हूं, आप अपने रिश्ते को रामस्वरूप जी के अपने रिश्ते को किस रूप में याद करना चाहेंगे? वो मतलब एक तो विनोद प्रिय व्यक्ति थे, और इलाहाबाद की जो साहित्यिक जमात थी उसमें रसे बसे थे, तो उनसे गप लगाने में मजा आता था। मैं एक आध दो बार घर गया हूँ, श्रीमती चतुर्वेदी सुन रही हूँ, उन्होंने बहुत ही सुस्वादु भोजन भी मुझे कराया था। उनसे मुलाकात होती रहती थी, बातचीत होती थी, गपबाजी होती थी, चुहलबाजी भी होती थी, दूसरों पर कुछ छीटाकशी भी बिना उनको घायल किए हुए या घायल करने की इच्छा रखते हुए होती थी। मैं समझता हूँ कि एक वो जिंदा दिली उनमें थी, एक तरह की सजीवता, और इलाहाबाद में तरह तरह के समूह थे, अलग अलग। अश्क जी का एक अलग था, और नरेश मेहता का कुछ था, और फिर दूरनाथ सिंह वगैरह थे, और इन लोगों का था। तो इनके आपस में जो चहलबाजी होती थी, नोक झोंक होती थी, उसका भी कुछ मजा मिलता था। तो उस समय जो इलाहाबाद था, वो इलाहाबाद बहुत सजीव, सक्रिय और जिंदा दिल
लोग अपने पर हंस सकते थे, दूसरों पर हंस सकते थे, दूसरों पर हंसने के पहले अपने पर हंस सकते थे। अब वो इलाहाबाद रहा नहीं। जाहिर है कि मेरी उनसे मुलाकात इलाहाबाद संग्रहालय में भी होती। उस इलाहाबाद संग्रहालय में उन दिनों डॉक्टर गोविंद चंद पांडे थे, उसके अध्यक्ष थे, और मेरे ही सुझाव पर उन्होंने इलाहाबाद की बौद्धिक परंपरा के अभिलेखन का एक काम शुरू करवाया था, और उसके कर्ता धर्ता रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो उन्होंने एक बार मुझे भी बुलाया था। मतलब एक जो व्यक्ति इलाहाबाद का नहीं है, वो इलाहाबाद की बौद्धिक परंपरा को कैसे देखता है, तो ये व्याख्यान शायद मैंने दिया था। और अक्सर वो इलाहाबाद संग्रहालय में जो गोष्ठियां होती थी, दो ही जगह थी जहां इस तरह की गोष्ठियां होती थी उनको इलाहाबाद में। एक इलाहाबाद संग्रहालय और दूसरा इलाहाबाद हिंदुस्तानी अकादमी। तो रामस्वरूप जी को हिंदुस्तानी अकादमी में मैंने कई बार सुना है, और वो एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति थे। व्यर्थ का न तो अपनी विद्वत्ता का और न अपनी दृष्टि का बोझ अपने ऊपर डालकर चलते थे। तो इसलिए उनसे मिलना हमेशा अच्छा लगता। चलिए आगे चलिए। सुहा जी। महेंद्र बोलिए। किसी कारणवश महेंद्र की आवाज नहीं आ रही है, तो अशोक सर की अब अनुमति लेकर एक सवाल मैं मैं पूछ। नहीं सर, हाँ बताइए। जी जी जी। सर, ये हम हाँ। लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग के साथ आप जुड़े हैं। हमारी पीढ़ी में खासकर हिंदी में दिलचस्पी रखने वाले जो युवा हैं, अक्सर इस बात को लेकर संशय कंफ्यूजन में रहते हैं कि किन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और किन को अभी नहीं। आज आप जैसे बहुपठित व्यक्ति को अपने साथ पाकर उन उन लोगों की ओर से एक प्रश्न आपसे जानना चाहता हूँ, उत्तर जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या कुछ ऐसी जरूरी पुस्तकों का नाम लेना चाहेंगे जिनको हमारी पीढ़ी के लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए? देखिए, आज की युवा पीढ़ी पर आप ये लांछन नहीं लगा सकते कि वो बहुत पढ़ते। ये तो आप व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ वो बहुत लिखते हैं, लेकिन पढ़ते उतना ही है जितना लिखते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता, ऐसा आभास नहीं, क्योंकि हमारी स्मृति का इस तरह से उसमें अवरोध पैदा हो गए हैं कि बहुत सारी चीजें नहीं। अब मैं सलाह दूं तो नामवर जी कहते थे कि अक्लमंद को सलाह देने की जरूरत नहीं, और बेवकूफ को सलाह देने से क्या फायदा, वो तो उस पर अमल करेगा नहीं। इसलिए सलाह देने से बचना चाहिए। और हम लोग धवलकेशी लोग हैं, बहुत सलाह देते रहते कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन मैं ये कुछ कहना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो धीरे धीरे हमारे ध्यान से हट गई। सब लोग पढ़ते हैं प्रेमचंद और निराला और प्रसाद, और मसलन काव्य कला और अन्य निबंध। प्रसाद की जो वैचारिक दृष्टि है, और मेरे हिसाब से पश्चिम और पूर्व के बीच जो वैचारिक द्वंद्व है, उसकी जितनी गहरी समझ प्रसाद को थी, उतनी उनके मित्र प्रेमचंद को नहीं। और इसलिए प्रसाद की दृष्टि को समझना जरूरी है। फिर याद दिलाऊं कि रामस्वरूप जी ने छायावाद का विश्लेषण करते हुए उसे शक्ति का काव्य कहा, और रविंद्रनाथ ठाकुर की छाया को स्वीकार करते हुए ये बताने की कोशिश की थी कि बांग्ला में रविंद्रनाथ का स्वयं और उनके द्वारा प्रेरित और प्रस्तावित जो काव्य था,
वो शक्ति का काव्य नहीं था जो कि छायावाद था, और जिसके दो बड़े नाम उन्होंने प्रसाद और निराला के। अब ये मेरे हिसाब से छायावाद को देखने की एक नई दृष्टि जो आगे नहीं चली, ये अलग बात, लेकिन ये देख पाना और ये हिम्मत कर पाना, आलोचक असल में तो एक सजग और मुखर और कई बार मेरी तरह का हो तो वाचाल पाठक ही होता है। क्या पढ़ें, मुझे लगता है कई बार कि हिंदी के लेखकों को और हिंदी के पाठकों को भी संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी का श्रेष्ठ साहित्य जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनकी भी हिंदी के निर्माण में और हिंदी साहित्य की आधुनिक संरचना में बड़ी भूमिका है। आप गालिब और मीर और बाद के फैज और दूसरों को न पढ़ें ये, और सिर्फ संगीत के माध्यम से सुने, ये काफी नहीं। इनमें बहुत, क्योंकि इन्होंने एक दूसरी आधुनिकता रूपायित की थी जो हमारे यहाँ धीरे धीरे पश्चिम के आतंक में पैदा हुई आधुनिकता ने उसको दबा दिया। उसको जानना जरूरी है। अब ऐसे भी लोग हैं जो जैसे गंगा मैया करके एक उपन्यास था, छोटा सा उपन्यास, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक प्रयोगवादी उपन्यास निकष के एक अंक में छपा था, सोया हुआ जल। बल्कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को आजकल पढ़ते नहीं है, उनकी रचनावली निकली है, वो एक महत्वपूर्ण कवि थे और लेखक भी थे और बहुत सक्रिय थे। उनको लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया। विजय देवनारायण शाही ने जायसी पर जो पुस्तक लिखी, वो एक उदाहरण है कि कैसे एक आधुनिक आलोचक एक मध्यकालीन कवि को अपने लिए प्रासंगिक बना सकता है। ये कि सिर्फ आप अपनों का साहित्य पढ़ेंगे, यानी अपने समवर्तियों का, तो फेसबुक पे एक दूसरे की प्रशंसा और महिमा मंडन करेंगे, आज मैंने ये कविता लिखी, आज मैंने ये खाना बनाया, ये मतलब दयनीय भी है और हास्यास्पद भी। इससे कुछ बात बनती बिगड़ती नहीं है। साहित्य एक ज्यादा बड़े धीरज और ज्यादा तैयारी और ज्यादा जतन की मांग करता है, और वो जतन और वो धीरज रामस्वरूप जैसे आलोचकों में था। दूसरी बात ये है कि कई बार कईयों से भूल चूक हो जाती। जैसे मुझे याद आता है अपने बारे में कि मैंने नागार्जुन में जो लोक और शास्त्र के बीच एक सहज आवाजाही पैदा कर सकने का हुनर था, उसको यथा समय लक्ष्य नहीं किया। जैसे धर्मवीर भारती, जिनसे वैसे मेरे अच्छे संबंध थे और बाद में दुर्भाग्य से बिगड़ गए, उन्होंने भारत भवन और पूर्वग्रह के खिलाफ एक अभियान ही चला दिया धर्मयुग में। इससे मेरी उनको उनके अंधा योग या गुल की बन्नों या सूरज के सातवां घोड़ा को पहचानने और समुचित जगह देने में भूल हुई। हर आलोचक की कई तरह की परिस्थितियों के कारण कुछ ना कुछ गलती चूक हो जाती है, उसको स्वीकार कर सकना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन कई बार ये कहना मुश्किल होता है कि क्या है जो आपको यकायक उद्दीप्त कर देगा। साहित्य का एक काम ये तो है कि वो आपको अपने समय, समाज और आत्मा के अंधेरों से अवगत कराए, उनकी शिनाख्त करे। पर साहित्य का काम ये शिनाख्त करते ही एक तरह के उजाले देने का हो जाता है। वो उजाला आपको रास्ता दिखाए जरूरी नहीं है, लेकिन
वो ऐसा उजाला होता है जो सिर्फ साहित्य से मिल सकता है, जहां अंतर्विरोध और विडंबनाएं भी मानवीय स्थिति का महत्वपूर्ण अंग होगी, और वो कोई बहुत सारी अतार्किक चीजें होती, आकस्मिक होती, जिनको आप समझा नहीं सकते, लेकिन वो होती है। इसलिए मैं कोई सूची देने के बजाय ये कहूंगा कि दिमाग खुला रखिए, और जिनको आप पसंद नहीं करते किसी भी कारण से, उसने आपको जगह नहीं दी, उसने मुंह पिचकाया, या आपके पत्र का उत्तर नहीं दिया, या मिलने पर पहचाना नहीं, वगैरह वगैरह, इतने सारे बहुत सारे तुच्छ कारण हो सकते हैं। इनको परे रखकर ऐसे लोगों को जिनको आप पसंद नहीं करते, उनको भी कभी कभी पढ़ना चाहिए, ताकि आप ये समझ सकें कि आप उन्हें क्यों नहीं पसंद करते, क्या है उनमें ऐसा जो आपकी नापसंदगी का आधार बनता है। तो ये एक लंबा चौड़ा सा मामला हो जाता है, हर एक के लिए ये संभव नहीं है। देखिए, साहित्य लेखक जो है वो मिट्टी माधो, हमको यमदूत तो है न फरिश्ते हैं, और ना हमको ये भ्रम है कि सारा सच हमारी मुट्ठी में। जिनको भी लगता है कि सच उनकी मुट्ठी में है, वो सब तानाशाह हो। लोकतांत्रिकता में सच किसी एक के पास नहीं होता, और सच एक वचन भी नहीं होता। भारतीय परिस्थिति में तो वो हमेशा ही बहुवचन होता है। हर तरह के सच होंगे, उनमें नोक होगी, संवाद होगा, विवाद होगा, वो सब जरूरी है उस सच की अपनी स्वायत्तता को बचाने की। और इसलिए हमको इस पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए कि जो हमसे असहमत है वो हमारा शब्द। ये राजनीति में होता हो, हालांकि राजनीति में इसका उलट होता है। जो लोग आपको एक दूसरे से खौख्या के दौड़ते हैं और संसद में एक दूसरे का गला फाड़ विरोध करते हैं, वो शाम को एक साथ मिलकर गप लगाते हैं। लेकिन लेखकों में ऐसा होता है कि वो एक दूसरे से अगर उनकी असहमति हो गई तो फिर वो बिदकने लगते। तो ऐसा व्यवहार मेरे हिसाब से साहित्य उचित नहीं। देखिए, मैं बहकता रहूंगा और आप मुझे बहकने की फुर्सत देते रहें। चलिए आगे। अशोक जी, निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी आपको सुन रही है, और इस पर ये हम लोग ध्यान देंगे। एक चूंकि एक आप कवि के साथ साथ आलोचक भी रहे हैं, तो कई बार हम लोगों को ये भी लगता है कि आलोचना की समझ विकसित करने के लिए आखिर किन आलोचकों या उनकी पुस्तकों को पढ़ने की प्राथमिकता हम लोगों को देनी चाहिए। देखिए, मैं तो बैठे ठाले आलोचक, मतलब मैं उस तरह का व्यवस्थित आलोचक नहीं हूँ जैसा मतलब रामस्वरूप चतुर्वेदी जी थे या और लोग हैं, बड़े बड़े आलोचक हैं। मैं तो बैठे ठाले आलोचक हूँ इस अर्थ में कि अज्ञे जी ने रचनात्मक लेखकों द्वारा की गई आलोचना को आपद धर्म बताया। एक तरह से आप कहिए कि मैं भी आपद धर्म की तरह आलोचना लिखता हूँ। अब लिखते लिखते 60 वर्ष हो गए, तो इसको धर्म ही मान देना चाहिए, आपद धर्म क्या हुआ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हिंदी के अकादमिक प्रतिष्ठान ने, जिसका हिंदी आलोचना पर काफी सख्त कब्जा है, और ये कोई प्रत्याशित बात नहीं है, सारे संसार में अकादमिक संस्थान ही आलोचना के केंद्र होते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अकादमिक संस्थान से बाहर आलोचना लिखते हैं। तो हमारे यहाँ लेकिन अकादमिक संस्थान प्रतिष्ठान में रहते जिन लोगों ने आलोचना लिखी वो एक तरफ,
मेरे हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण आलोचना उन्होंने लिखी है जो अपने आप में महत्वपूर्ण लेखक थे, रचनाकार थे। अगर वो आलोचना न लिखते तब भी महत्वपूर्ण है, जैसे अज्ञे, मुक्तिबोध, विजय देवनारायण शाही, मलयज और बाद के और लोग, निर्मल वर्मा, इन सब ने आलोचना लिखी और इन्हीं लोगों ने नई अवधारणाएं दी और इन्हीं लोगों ने आलोचना की भाषा में नए पद दिए। सभ्यता समीक्षा मुक्तिबोध का जैसे पद पूर्वग्रह अज्ञे जी से आया है। ऐसे बहुत सारे खंड खंड सर्जनात्मकता मलय, तो आप ऐसे पद भी खोज सकते अवधारणा। और विजय देवनारायण शाही। तो हुआ ये है कि हिंदी आलोचना के छात्र जो बाकायदा अकादमिक संस्थान प्रतिष्ठान में रहकर आलोचना करते रहे उनको तो पढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल और नंदुलारे वाजपेयी, ललिता द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बाद में नंबर सिंह वगैरह, पर इनको नहीं पढ़ते। अगर भारतीय कुंवर नारायण भारतीय उपन्यास पर कुछ मौलिक प्रश्न उठाने वाले जो लोग हैं उनमें निर्मल वर्मा है। उनको आप पढ़ेंगे तो उपन्यास को नए ढंग से पढ़ने, कहानी को नए ढंग से पढ़ने का एक उत्साह जागेगा। तो मेरी एक सलाह तो ये होगी कि आप अकादमिक आलोचकों को तो जरूर पढ़ें, भी जरूरी है। रामचंद्र शुक्ल को पढ़े बिना हिंदी साहित्य कैसे समझ में आएगा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़े बिना या कैसे समझ में आएगा कि रामचंद्र शुक्ल जिस छायावाद के प्रति अपेक्षाकृत गहरी सहानुभूति नहीं रखते थे, उस छायावाद को स्थापित करने में नंदुलारे वाजपेयी की भूमिका। तो ये सब जानना जरूरी है, लेकिन इससे जो समानांतर धारा रही है लेखकों की, रचनाकारों की आलोचना, उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी। उसकी अवज्ञा न करें और वो पढ़ने से आपको आलोचना की भाषा की जो अकादमिक जकड़बंदी है उससे मुक्ति का भी एहसास होगा। नए किस्म की उसमें आपको मानवीय ऊष्मा और चमक नजर आएगी, कम से कम इन कुछ नामों में जो मैंने। जी, निश्चित रूप से रचनाकार आलोचकों को अकादमिक आलोचकों के समतुल्य रखने की जो बात आपने कही है महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप रामस्वरूप जी के समकालीन आलोचक रहे हैं। उनके समय उनके लेखन को लिखते हुए, छपते हुए, पढ़ते हुए आपने सारी चीजों को देखा है। स्वातंत्र्योत्तर आलोचना के परिदृश्य में जब आप रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को देखते हैं या उनकी आलोचना दृष्टि को, तो आप रामस्वरूप जी की आलोचना दृष्टि को किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक तो ये है कि ये विषय एक अब व्याख्यान का विषय है और मैं इस पर एक व्याख्यान दे ही चुका हूँ, उसको दोहराना उचित नहीं होगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो जिन आलोचकों ने अकादमिक प्रतिष्ठान में रहकर भी उससे अलग कुछ करने की चेष्टा की और अलग करने की चेष्टा सार्थक और सफल ढंग से की, उनमें रामस्वरूप भी आएंगे, उनमें नामवर सिंह भी आएंगे, उनमें और लोग भी आएंगे, लेकिन उनमें ये लोग आएंगे। वो अकादमिक प्रतिष्ठान में थे लेकिन उसकी दकियानूसी और उसकी जगहबंदी से मुक्त, और उन्होंने उस अपने को मुक्त कर, मैंने उल्लेख किया है, वो साफ सुथरी भाषा। अव्वल तो आलोचना में साफ सुथरी भाषा लिखने वाले लोग ही नहीं बचे हैं। ऐसा कृष्ण पक्ष लिखते हैं कि समझे में नहीं आता क्या इतनी किताबी जुबान में आलोचना, जिसको कौन पढ़ता होगा खुदा जाने। आलोचना का काम संवाद, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें गहरी विचार दृष्टि या कोई वैचारिक सघनता से तरंगायित शब्द इस्तेमाल किया था शाही जी ने होने की
क्षमता न हो, लेकिन संवाद की भाषा किताबी और अकादमिक भाषा से मुक्त होगी। और ये कर पाना आसान नहीं था। जिन लोगों ने इसमें सफलता पाई, उनमें मैं समझता हूँ कि रामस्वरूप जी भी हैं, नामवर सिंह भी हैं, और भी हैं। तो हमको ये भी देख सकना चाहिए कि जो आलोचना की भाषा है, उसको संवाद प्रिय बनाने का काम जिन लोगों ने किया है, उनमें रामस्वरूप। चलिए अशोक जी जी हाँ, बीच बीच में तकनीकी कारणों से बाधा आ जा रही है, मैं अनम्यूट करना भूल जा रहा हूँ अपने आप को। 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी के इन 2 दशकों में हर स्तर पर परिवर्तन की गति तीव्रतर हुई है, और इसके साथ साथ हमारे आसपास का संदर्भ भी बड़ी बड़ी तेजी से बदला। इन बदले संदर्भों में कवि, कविता और आलोचक की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, अव्वल तो मैं शुरू में कह दूं कि ये जो तेज परिवर्तन है, इससे आक्रांत होने की जरूरत नहीं। कुछ तो काम ऐसे होते हैं जो कवि को, कविता को, आलोचना को, चाहे परिवर्तन तेज हो, चाहे धीमा हो, चाहे युग आज का हो, चाहे पहले का हो, करने ही होंगे, और वो करती ही है। जैसे कवि अगर आत्म, समय, समाज, स्वतंत्रता, समता, न्याय, इनकी इनका इनकी चरितार्थता करता है साहित्य, ये एक जरूरी काम जो उसको पहले भी करता था और अब भी करेगा। उसके जोड़े बदलेंगे, उसके रूपाकार बदलेंगे, उसकी संरचनाएं बदलेंगे, लेकिन जो बुनियादी काम है वो तो रहेगा। एक बात। दूसरी बात, कविता, देखिए कविता कम से कम मेरी जो समझ है, और जो जरूरी नहीं है सब इससे सहमत, मुझे लगता है कविता एक स्तर पर तो जीवन का उत्सव मनाती, यानी जीवन की जो बहुलता है, उसकी जो विविधता है, उसके जो अंतर विरोध है, उसकी विडंबनाएं हैं, जो कुछ भी है, उसका वो एक उत्सव मनाती, उसको सेलिब्रेट करती है, उसको अंग्रेजी में। और वो उसकी विडंबनाओं और अंतर विरोध इत्यादि को नजरअंदाज नहीं करती उस उत्सव। और एक तरह से उसका मतलब उसमें उल्लास और यातना और सुख और दुख और साधारण की मैं समझता हूं कि संस्कृत परंपरा से जब अलग हुई कई भारतीय भाषाओं की परंपराएं, तो उनमें जिस एक तत्व की समानता थी कि उन्होंने दिव्य और अलौकिक और पौराणिक के बरक्स साधारण को प्रतिष्ठित करना शुरू। हमारे यहाँ भक्ति काव्य से ही साधारण की प्रतिष्ठा शुरू हुई। आखिर तुलसीदास वाल्मीकि की रामायण जो संस्कृत काव्य है, दिव्य काव्य है, उसको अवधि में लिखने का जो प्रयत्न है, वो अपने आप में एक साधारण बोली में ऐसी कथा कहने का है जो कि क्रांतिकारी परिवर्तन। एक महाकाव्य, और ऐसे महाकाव्य रामायण को भी कहा जाता है कि करीब 1000 से अधिक रामायण है, तो उनमें हर एक में कथा कुछ ना कुछ बदल जाती है, चरित्र बदल जाते हैं। और रामचरितमानस में तो शबरी और निषाद जैसे चरित्र हैं। तो साधारण की महिमा का जो निष्ठा का जो प्रयत्न शुरू हुआ, वो हमारे समय में आकर अधिक प्रखर और अधिक वो चलता रहेगा। साधारण की प्रतिष्ठा से मतलब साधारण की महिमा से अलग होकर कविता कुछ खास कर नहीं सकती। कविता का में एक काम तो भाषा को वहां जाना है
जहाँ वो पहले न गई। और कई बार युवा कवि भी ऐसे मुझे नजर आते हैं जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत उससे एक चमक पैदा होती है कविता, क्योंकि वो वहां जाने की कोशिश करती है जहाँ कविता पहले न गई। बाकी हमारे यहाँ तो स्थायी भाव की कल्पना है, तो प्रेम और लालच और घृणा और क्रोध और मोह इत्यादि, ये सब तो स्थायी भाव हैं, ये तो हमेशा ही होंगे। लेकिन एक और बात जो मुझे, आलोचक क्या करे, आलोचक का काम क्या है? आलोचक का काम रचना, यानी साहित्य की जगह अपने समाज में, अपने समय में बनाना, बढ़ाना और उसकी चौकसी करना। अब ये काम वो विश्लेषण से करे, नई अवधारणाओं से करे, समय और समाज में जो द्वंद्व हो रहे हैं, जो जो संघर्ष चल रहा है उसके करे, और एक तरह से साहित्य के प्रति एक उत्साह पैदा करे। आलोचना का बुनियादी काम ये है, किसी आलोचक को पढ़कर आपको या सुनकर, आजकल तो सुनते ही ज्यादा है, पढ़ते तो कम है, सुनकर साहित्य को पढ़ने का उत्साह जाए, ऐसा अगर कर पाए और उसमें सूक्ष्मता भी हो, जटिलता भी। देखिए, साहित्य तो जटिलता और सूक्ष्मता के विरुद्ध के पक्ष में, और सरलता और सरल दिमागीपन के विरुद्ध एक अथक सत्याग्रह। जीवन सूक्ष्म और जटिलताओं से घिरा हुआ। हम सूक्ष्मताओं और जटिलताओं को सरलीकृत करके, जैसा कि अखबार वाले करते हैं या मीडिया में होता रहता है या और मनोरंजन के उसमें होता रहता है, ये साहित्य नहीं हो सकता। साहित्य का काम तो सच को उसकी पूरी विडंबनाओं में लिथड़ा हुआ देखना है और आपको दिखाना है, और उसमें वो गर्माहट होनी चाहिए जो मनुष्यता की गर्माहट, जो मनुष्य और प्रकृति और में जो सुषमा है, उसमें जो सुंदरता है, उसकी अनदेखी नहीं। हमारे जीवन में सुंदरता भी है, रूप भी है, गंध भी है, रस भी है, और कुरूपता भी है, और भयानक भी है, और भय भी है, और आजकल तो बहुत ज्यादा भय है। हम एक दूसरे से भय खाते हुए लोग हैं, बन गए हैं। तो ऐसे में साहित्य का काम, चाहे वो आलोचना हो, चाहे कवि हो, चाहे कविता हो, चाहे अन्य विधाएं हो, उनका काम एक मानवीय गर्माहट की बिरादरी पैदा कर, तरह तरह से संवाद को जो रुक गया लगता है, ठिठक गया लगता है, स्थगित हो गया लगता है, इसको जारी रखना, जैसे हो वैसे। हाँ महेंद्र जी, फिर आप गायब हो गए। आ, 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 अशोक जी, आप कवि के रूप में अपने आप को जाने जाना पसंद करते हैं। कविता में आपका मन ज्यादा लगता है, कई बार ये भी बात आपने कही है। लेकिन कविता के अलावा विचारधारा, दर्शन, संस्कृति, कला, इन विषयों पर भी लगातार लिखते पढ़ते रहे हैं आप। रामस्वरूप चतुर्वेदी कविता, विचारधारा और दर्शन के पारस्परिक संबंध के प्रसंग में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य स्वयं कविता का, फिर कवि का और तब आलोचक विचारक का मानते थे। रचना की वैचारिक स्वायत्ता आपकी दृष्टि पथ में भी रही है। ऐसे में कविता, विचारधारा और दर्शन के रिश्ते और इसमें आलोचक की भूमिका को आप कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, जरा जानना चाहता हूं मैं, हम लोग आपसे। देखिए, मेरा एक पूर्वग्रह या दुराग्रह दशकों से ये रहा है कि मैं ये मानता हूं कि साहित्य, और क्योंकि हम कविता के बारे में बात करते हैं, कविता संसार को समझने, सहने, उसमें रहने और उसको व्यक्त करने का एक स्वतंत्र माध्यम।
इस माध्यम की अपनी वैचारिक सत्ता है। जैसे राजनीति या धर्म या विज्ञान या दर्शन या विचारधाराएं इत्यादि इत्यादि संसार को समझने और सहने और उसको व्यक्त करने के माध्यम है, वैसे ही साहित्य भी। और मेरा आग्रह ये है कि साहित्य अपने आप में वैचारिक सत्ता रखता है। उसको किसी अन्य दर्शन या अन्य विचारधारा या अन्य किसी अनुशासन का उपनिवेश क्यों बना है और वो क्यों ऐसा उपनिवेश बने। नामवर जी से मेरा इस बात पर विवाद होता था। मैं उनसे कहता था कि आप सारे परिवर्तन साहित्य में जो होते हैं उनको बहुत चतुराई से और बड़ी खूबी से, हुनर से, कौशल से किसी राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन से जोड़ देते, अपने आप में बहुत अच्छा है। लेकिन ये राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन का साहित्य अनुसरण करता है। हर बार आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि साहित्य में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो साहित्य के अपने तर्क से होते हैं, जिनका कोई सामाजिक राजनीतिक न तो कोई प्रेरक है और न उसका कोई बाहर कोई साक्ष्य है। मकबूल फिदा हुसैन ने कला से उदाहरण, बांग्ला जो शैली थी उसमें बहुत पतली बारीक रेखाएं होती, अत्यंत लयात्मक और लालित्य भरी। मकबूल फिदा हुसैन ने एक बार की एक मोटी रेखा खींचकर जैसे इस बारीक रेखा को अतिक्रमित कर दिया। उस्ताद अमीर खां संगीत बहुत क्षिप्रता आ चुकी थी ख्याल गायकी और तरह तरह से क्षिप्रता का आतंक था। अमीर खान ने जैसे ख्याल को विलंबित कर, उसको अति विलंबित कर, यानी उसको थोड़ा ठिठका दिया, धीमा कर, धीरज का, आवेग के बजाय धीरज का गायन बना। इसका कोई राजनीतिक सामाजिक कारण नहीं था, कोई उनकी संगीत की समझ थी, उनका अपना सौंदर्य शास्त्र था उसकी दृष्टि। तो एक तो हम ये मानने से इनकार क्यों करते हैं कि साहित्य की अपनी वैचारिक सत्ता है। दूसरी बात, ये वैचारिक सत्ता किसी शून्य में नहीं हो सकती। यानी साहित्य का दूसरे विचारों से, विचारधाराओं से, दर्शन से, धर्म से, अन्य शासनों से संवाद होगा, नोकझोंक होगी, द्वंद्व होगा। हो सकता है किसी को लगे कि जो बाहर विचारधारियों को तो लगता ही है, विचारधारी शब्द नाम स्वरूप जी का ही दिया हुआ है। विचारधारियों को लगता है कि विचारधारा संसार को समझने या समाज को समझने का एक बहुत ही कारगर और सार्थक उपाय है, ठीक है। लेकिन साहित्य न तो विचारधारा से, न तो दर्शन से, न तो धर्म से, न किसी और अनुशासन से बाधित हो सकता है। ऐसे मौके आएंगे और हमारे यहाँ ऐसे मौके आए। मसलन मुक्तिबोध और शमशेर दोनों की राजनीतिक प्रतिबद्धता और विचारधारा विशेष के प्रति उनके अनुराग से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अपनी प्रसिद्ध क्लासिक कविता अंधेरे में मुक्तिबोध आत्मसंभवा अभिव्यक्ति अनिवार्य की आकांक्षा करते हैं। विचारधारात्मक लक्ष्य नहीं। शमशेर की जो प्रेम संबंधी इंद्रिय कविताएं हैं उनमें उन्होंने अपनी विचारधारा को जैसे स्थगित कर रखा। तो बड़ा लेखक है, महत्वपूर्ण लेखक वो होगा जो तरह तरह के विचारों से अपने को लैस करेगा, लेकिन जब मौका आएगा तो अपनी रचनात्मकता के पक्ष में
किसी विचार या दर्शन या धर्म या विचारधारा को अतिक्रमित करने में संकोच नहीं करेगा। इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि हो सकता है कुछ लोगों को विचारधारा से मदद मिलती, लेकिन विचारधारा का काम उन लोगों को जो उस विचारधारा के नहीं है, साहित्य से, इतिहास से, समझ से, सार्थकता से, महत्व से, प्रतिष्ठा से बाहर रखने का हो, तो ऐसी विचारधारा संदिग्ध हो। ये स्वयं विचारधारा के साथ एक तरह का लेखकों द्वारा किया गया अन्याय, तो इससे बचना होगा और इसी का संघर्ष होता रहा है। विचारधारा से बचना मुश्किल है, लेकिन अब ये भी कहा जाता है कि उत्तर विचारधारा समय है, तो और ये भी मैं थोड़ा हल्के फुल्के ढंग से कहता रहा हूँ कि हमारे यहाँ विचारधारा में विचार कम है, धारा अधिक। तो मैं समझता हूँ कि ये सही है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने को किसी विचारधारा से अनुप्राणित मानते हैं, जबकि उस विचारधारा का कोई गहन अध्ययन या कोई गहन प्रभाव उनकी रचना में नजर नहीं आता, सिवाय इसके कि जब तब ऐसा कुछ टाक देते हैं जिससे उनकी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। तो ये एक कुप्रभाव भी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मानना चाहिए कि विचारधारा से अनुप्राणित बहुत बड़े बड़े लोग भी हुए, जैसे उसका विरोध करने वाले भी बड़े लोग हुए। तो दोनों संभावनाएं, पाब्लो नेरूदा और नाजिम हिकमत भी हुए हैं एक विचारधारा से अनुप्राणित। उस विचारधारा का विरोध करने वाले ऑक्टेवियो पाज, रेना मारिया रिल्के जैसे बड़े कवि भी। तो विचारधारा अपने आप में निर्णायक तत्व नहीं है, साहित्य के अंततः मूल्यवान हो। अशोक जी, आप लगातार पिछले कई दशकों से लिखते पढ़ते रहे हैं। पिछले दशकों में आलोचना जहां अतिशय सामाजिकता पर बल देती रही है, वहीं रचना में वर्णन प्रधान यथार्थवाद की प्रमुखता रही है। इससे कहीं न कहीं हम जैसे पाठकों का बोध प्रभावित होता रहा है। रचना और आलोचना में समान रूप से आपकी गति रही है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रचनाकार आलोचक के साथ साथ पाठकीय आस्वाद एवं संप्रेषण की दृष्टि से आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, एक तो आलोचक को एक विनयशील लेखक होना चाहिए। लेखक अगर थोड़ा बहुत अहंकार कर ले तो जायज है, क्योंकि वो रचता है। आलोचक को ये हक नहीं है कि वो अहंकार करे, एक बात। दूसरी बात ये है कि संप्रेषण अपने आप में थोड़ा गोल-मटोल शब्द है। गोल-मटोल इसलिए है कि अगर आप हमारे बड़े साहित्यकारों की रचनाओं या रचनाकारों के नाम लें, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने समय में संप्रेषणीय नहीं माने जाते। निराला, प्रसाद, बाद में अज्ञे, मुक्तिबोध, शमशेर, बहुत सारे लेखक हैं जो संप्रेषणीयता के दायरे से बाहर माने जाते थे कि नहीं, ये अलग बात। तो संप्रेषणीयता कैसी होगी, क्या संप्रेषित होगा? अपने जमाने में कबीर की संप्रेषणीयता जो थी, वो क्या आज हम कबीर का जो अर्थ निकालते हैं उससे मेल खाती है? क्या जायसी की अपने समय में जो समझ थी उससे
शाही ने जो एक नई समझ दी उससे मेल खाती है। तो संप्रेषणीयता के का भूगोल और उसका काल बदलता रहता है। अज्ञे जी ने एक बार ये किसी अरबी कहावत का जिक्र किया था, अगर एक खोपड़ी और एक बर्तन टकराएं, खन्न से आवाज हो, ये मानने का कोई कारण नहीं है कि बर्तन ही खाली, यानी दिमाग भी खाली। संप्रेषणीयता जो है इस पर निर्भर करेगी कि आप कितना धीरज रखते हैं और कितना जतन करते हैं किसी रचना को समझने पढ़ने का। आप उसको खबर की तरह अगर पढ़ना चाहें, चाहे रचना को चाहे आलोचना को, कि फौरन वो आपको अपना सच समोसे की तरह आपकी प्लेट पर रख दे और आप उसको गप से खा जाएं, तो ऐसा संप्रेषणीयता संभव नहीं अच्छे साहित्य की। लेकिन अच्छे साहित्य का एक रस होता है, एक स्वाद होता है, जिसको अर्जित करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिल जाए। आप काफका या प्रसाद या मुक्तिबोध, इनके इनके साहित्य से रस लेने की क्षमता आपको विकसित करनी, कुछ उसके लिए जतन करना, ये अखबार की तरह आपको नहीं समझ में आ जाए। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है, जब आप संप्रेषणीयता पर का आग्रह कर रहे हैं, और हमारे समय में तो जो संप्रेषणीय है वही लोकप्रिय है, वही मान्य है। वो संप्रेषणीय तो बहुत सारी चीजें, इस समय झूठ से ज्यादा संप्रेषणीय कौन है? ऊपर से नीचे तक झूठ बोल रहे, लगातार झूठ बोल रहे। ऐसे राजनेता हैं, ऐसे धर्म नेता हैं, ऐसे और तरह तरह के वकील और डॉक्टर हैं जो सब सिरे से झूठ बोल रहे हैं, सुबह से शाम तक झूठ बोल रहे हैं। बिना झूठ बोले 10 झूठ बोले उनका खाना नहीं पचता। बड़े संप्रेषणीय। और क्या ऐसी संप्रेषणीयता संस्कृति के लिए, साहित्य के लिए, समाज के लिए हितकर या जरूरी है? इसलिए इस बारे में सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि हम ये ना भूलें कि संप्रेषणीयता के मोह में, लोकप्रियता के लालच में और झूठों के घटाटोप में हम संप्रेषणीयता का आग्रह करके उन शक्तियों को संभवतः बल दे रहे होंगे जो कि इस समय मानव विरोधी, समाज विरोधी, साहित्य विरोधी, भाषा विरोधी, सब एक साथ। तो काम इतना आसान नहीं है जितना हम मान के बैठे कि कुछ कह देने भर से। आखिर ये स्वतंत्रता कहना एक कौशल है, झूठ बोलना भी एक कौशल, सच बोलना भी और कठिन और ज्यादा बड़ा कौशल, क्योंकि हो सकता है आपका सच अकेला पड़ जाए, निहत्था हो जाए, निरुपाय हो जाए, उसको पहचानने वाला कोई ना हो। ऐसे ऐसे मुकाम आए हैं साहित्य। गालिब तक ने कहा था कि अगर मेरे अशार में मानी न सही, अगर मेरे अशार में आपको कोई मानी नजर नहीं आता तो न सही। तो ये बात ध्यान में रखने की, जतन करने की और सतर्क रहने की है कि हम सब पठनीयता, लोकप्रियता, संप्रेषणीयता इत्यादि के पर आग्रह करके किन शक्तियों को, किन प्रवृत्तियों को बल दे रहे हैं, जबकि वो बल नहीं दिया जाना चाहिए। अशोक जी, अभी कुछ देर पहले आप आलोचना की
उस धारा की ओर संकेत कर रहे थे जो हम लोग रचनाकार आलोचक जो रहे हैं उनकी रचनाओं को पढ़ने वगैरह की बात की है। आप एक समय में रचनाकार आलोचकों को लगातार छापने और उनको मंच देने का काम किया है। पूर्वग्रह पत्रिका के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। पूर्वग्रह पत्रिका के माध्यम से हिंदी आलोचना को एक नई दिशा देने का आपने प्रयत्न किया था। नामवर जी का मानना रहा है कि पूर्वग्रह ने साहित्य के साथ-साथ ललित कलाओं, संगीत, नृत्य आदि पर समीक्षा प्रकाशित करके आपने संस्कृति संपन्न वातावरण निर्माण किया था उसके माध्यम से। इस संदर्भ में 21वीं सदी के वर्तमान साहित्यिक सामाजिक वातावरण को आप देखते हैं, तो उसे आप कैसे आंकते हैं? देखिए, जब शुरुआत हमने की थी तो इस इस अभिप्राय से की थी कि हमारी परंपरा में 19वीं शताब्दी के अंत तक साहित्य का संगीत से, नृत्य से, ललित कलाओं से, रंगमंच से गहरा संवाद और सहकार था। उनके कथा अभिप्राय एक थे, उनकी बिंबावलियां एक थी। आधुनिकता ने एक नया विभाजन पैदा किया कि संगीत और नृत्य तो शास्त्रीय हो गए और साहित्य, रंगमंच और ललित कलाएं आधुनिक हो गई। तो ये एक आधुनिकता और शास्त्रीयता के बीच एक व्यर्थ का विभाजन पैदा किया। मैंने कोशिश की, पूर्वग्रह ने संभवतः हिंदी की किसी भी पत्रिका ने हिंदी की साहित्यिक पत्रिका ने, आलोचना पत्रिका ने पहली बार कुमार गंधर्व, सैयद हैदर रजा, जगदीश स्वामीनाथन, राम कुमार, कबीर तनवीर, कारण इत्यादि पर विशेषांक निकाले। संस्थागत बहुत सारे उपाय किए। भारत भवन में भी, ऐसा क्या आप में से कुछ लोग जानते हो, वहाँ बड़ा भारी संग्रहालय है। इसके अलावा रंगमंडल था, अनहद और वागद कविता पुस्तकालय। ये सारी कलाओं को एक ही छत के नीचे लाने की चेष्टा की। बौद्धिक प्रयत्न किए, आयोजनात्मक प्रयत्न किए, पर मुझे ये कहने में दुख है, लेकिन संकोच नहीं करना चाहिए, विफल भी हाथ। हिंदी अंचल सांस्कृतिक रूप से निरंतर क्षरित और स्मृति वंचित अंचल हो गया। वहां जितनी धर्मांधता, सांप्रदायिकता, हत्यारी मानसिकता, जातिवाद, दलितों, स्त्रियों, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार जिस पैमाने पर होने उससे लगता है कि ये समाज अपनी संस्कृति और अपनी स्मृति दोनों खो चुका है और हम लोग अरण्य रोदन कर रहे हैं, क्योंकि जो वातावरण बना है उसमें तो असहमति को द्रोह तैयार करार दे दें। आपके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, पता जाने क्या हो जाए। तो एक तरह से इस समय हिंदी समाज एक साहित्य विरोधी, आलोचना विरोधी, विचार विरोधी समाज बन के रह गया है। उसका अधिकांश में भी जाहिर है ऐसे लोग होंगे जो इससे अलग होंगे, लेकिन वो मुखर नहीं है, वो दृश्य नहीं है, वो नजर नहीं आते, वो सक्रिय है। तो अब जो संस्कृति का एक मानवीय संस्पर्श होता था वो गायब हो गया है। तो एक विचित्र किस्म की कट्टरता और संकीर्णता ने जैसे हिंदी समाज को दबोच लिया। ये हिंदी की अपनी परंपरा से अलग और उसके विरोध में, जहां तक परंपरा की मेरी समझ है उसके हिसाब से इस समय सांस्कृतिक विपन्नता ही हिंदी समाज का
एक बहुत ही प्रबल और सशक्त दुर्गुण बनकर फैल। अशोक जी, आपके व्यापक क्षेत्र को रचनाकार की हैसियत से जब आपकी सारी रचनाओं को, अपनी आपकी उपलब्धियों को हम लोग देखते हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष जो हम लोगों के सामने आता है वो है कला जगत से भी आपका गहरा नाता रहा है। आप जानते हैं सर, आशुतोष मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में कला से संबंधित 29 व्याख्यान अवनींद्रनाथ टैगोर के कराए थे, जो वागीश्वरी के रूप में अब तो प्रकाशित है। आप संभवतः रजा फाउंडेशन से ही उसका हिंदी में अनुवाद भी हुआ है। इन व्याख्यानों को जब हम लोग देखते हैं तो एक बड़ी अद्भुत चीज नजर आती है उसमें कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला पर बात करते हुए जो सर्वाधिक जिन कवियों को उद्धृत उनमें किया है, उसमें कबीर सबसे अधिक है, और शायद रविंद्रनाथ टैगोर और कबीर दोनों। जब काव्य कला को समझाने के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर कबीर को बार बार उद्धृत करते हैं, वह अनूठा हम लोगों को लगा जब हम लोग उसको देख रहे थे। तो हमारे सामने आप आप ही वो व्यक्ति हैं जो साहित्य के साथ साथ कला के अन्य क्षेत्रों में भी सहृदय सक्रिय समझ रखते हैं। इसलिए आपके सामने यह सवाल करना मुझे उचित लग रहा है कि क्या कला के अन्य क्षेत्रों से हिंदी साहित्य का संवाद होने की कोई स्थिति आज आपको दिखाई दे रही है? देखिए, बहुत सारे लोगों ने जो दूसरी, हमारे यहाँ भी एक समय था इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी या वासुदेव शरण अग्रवाल, मोती चंद्र जैसे लोग थे, जिनकी जय कृष्णदास, ये भी एक परंपरा हिंदी में थी जो धीरे धीरे सूख गई, शुष्क हो गई, जिस परंपरा में ये संवाद दूसरी कलाओं से हो रहा था। ये सब लोग इन कलाओं के भी आस्वादक थे, रसज्ञ थे और साहित्य से भी जुड़े थे। तो वो परंपरा धीरे 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 सूख गई। एक बात। दूसरी बात ये कि बहुत सारे कलाकारों ने साहित्य से उधार लिया। मैं तो उदाहरण देता हूं, कुमार गंधर्व। मैं तो कबीर की ओर, क्योंकि मैं हिंदी का वैध विद्यार्थी हूं नहीं, तो मैंने कबीर को विधिवत किसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत तो पढ़ा नहीं था, ऐसा छुटपुट पढ़ा था। लेकिन कुमार गंधर्व के गायन ने मुझे कबीर की ओर आकर्षित, और कुमार गंधर्व ने गायन की जो शैली विकसित की कबीर की, वो बिल्कुल अनूठी थी। एक बड़ा गायक एक कवि को एक तरह से पुनर्जीवित कर रहा है। उसी तरह सैयद हैदर रजा, उन्होंने अपने चित्रों में, 100 से अधिक चित्रों में संभवतः उन्होंने कविता पंक्तियों का इस्तेमाल किया। मेरी कविताओं का भी किया है, लेकिन इसके अलावा तुलसी, सूर, कबीर, गालिब, मीर, फैज, साहिर लुधियानवी, केदारनाथ सिंह वगैरह, इन सब की कविता पंक्तियों का भी इस्तेमाल किया है, और संस्कृत की उपनिषदों की पंक्तियों का इस्तेमाल किया। तो दूसरे लोग भी तो ऐसा करते रहे, लेकिन साहित्य में धीरे धीरे, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग रहे हैं, उसको मेरी पीढ़ी के आसपास, जैसे नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह वगैरह, गालिब के बड़े शहदाई थे और पढ़ते थे। कुंवर नारायण की बहुत गति थी संगीत में, सिनेमा में। तो थे, विष्णु खरे थे, उनकी सिनेमा में रुचि थी। इंग्लिश डबराल है, उनकी संगीत की समझ बहुत अच्छी। और भी लोग, लेकिन ये लोग धीरे धीरे अल्पसंख्यक होते जा रहे। हिंदी का जो व्यापक लेखक वर्ग है वो भी, और जो उसका व्यापक पाठक वर्ग है वो भी, इन कलाओं से कुल मिलाकर उदासीन है, और बहुत कम लोग रह गए। और ये बड़ा दुर्भाग्य। देखिए,
शास्त्रीय संगीत के सारे बड़े घराने, एक आध छोड़ के भिंडी बाजार या उधर बंगाल में एक घराना था, सारे के सारे घराने तो उत्तर भारत में, हिंदी प्रदेश में, ग्वालियर, आगरा, पटियाला, किराना, लखनऊ, बनारस इत्यादि, और वो सब वहां से गायब, धीरे धीरे सब वहां गायब, बहुत कम लोग वहां बचे, और वो बचे हुए हैं ये संगीत के घराने या तो महाराष्ट्र में या बंगाल। तो ये जो सांस्कृतिक विपन्नता का मैंने पहले जिक्र किया, उसमें ये सब शामिल है। ये हिंदी समाज को शास्त्रीय संगीत की जरूरत नहीं रही, उसको शास्त्रीय नृत्य की जरूरत नहीं, उसको ललित कलाओं की जरूरत नहीं रही, उसको रंगमंच की जरूरत नहीं। हिंदी रंगमंच तो बना ही था ज्यादातर गैर हिंदी भाषियों द्वारा। इब्राहिम अलकाजी, हबीब तनवीर, बवा कारन, M.K. रैना, बंसी कौल, ये सब गैर हिंदी भाषी। तो धीरे धीरे चित्रकला के क्षेत्र में हुसैन, रजा, रामकुमार और सुबोध गुप्त, 4 बड़े कलाकार बाकी। तो ये एक क्षरण है जो हिंदी का बहुत भयानक क्षरण है, और इसके प्रति हम न तो सतर्क हैं, न सचेत हैं और न सचेष्ट। चलिए आगे। हाँ अशोक जी, इधर बीच मैं आपके कई इंटरव्यू देख रहा था, तो एक बात पर मैं ठिठका अक्सर ये चीज आप कहते रहे हैं कि हिंदी आलोचना की भाषा और शैलियां हिंदी रचना की तुलना में कम परिवर्तित और कम नवाचारी रही हैं। हाँ। आज के पाठक और आलोचक को इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आलोचना वैसे तो रचना के पीछे चलती है, या आप कहें कि वो रचना की सहचारी है, साथ साथ चलती। अब आलोचना की जो भाषा है वो व्यात्मक तो नहीं हो सकती, और वो कथात्मक भी नहीं हो सकती। हालांकि जैसे कविता कहानी के गुण देती है, कथा के गुण देती है, गुण की वृत्ति ले लेती, मतलब कथा की वृत्ति ले लेती, वैसे ही आलोचना को भी थोड़ी सर्जनात्मकता रचना से उधार क्यों नहीं लेना चाहिए। जब वो लेती है तो उसमें चमक पैदा, उसमें संप्रेषणीयता, तथाकथित संप्रेषणीयता भी बेहतर होती है। और जिन लेखक आलोचकों का मैं जिक्र कर रहा था, उनमें से हर एक में वो चमक और वो गर्माहट है। तो नवाचार जो है वो उसकी मान्यता ही नहीं। अगर आप हट के कुछ करेंगे, नवाचार करेंगे, हमारे लोगों ने किया है नवाचार, मैं 2 नाम देना चाहता हूँ। वागीश शुक्ल, उन्होंने निराला पर, राम की शक्ति पूजा पर पुस्तक भर लंबी टीका लिखी। हमारे महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने उसको प्रकाशित किया। मदन सोनी, जिन्होंने ऐसे प्रश्न उठाए हैं जो हमारी आलोचना में उठाता ही नहीं है। एड्स के बारे में, कोरोना के बारे में, सुचिंतित उपन्यास की भारतीयता के बारे में, ये गहरे प्रश्न, इनको मान्यता नहीं है क्योंकि ये संप्रेषणीय नहीं। तो नवाचार जो है वो हिंदी की अकादमिक जो जड़ता है वो भी रोकती है, और दूसरी तरफ जो तथाकथित लोकप्रिय विचारधारी प्रतिष्ठान है वो भी रोकते हैं। मतलब वो नवाचार से जूझते नहीं, उसको खारिज करते, उसकी उपेक्षा करते, उसकी अवहेलना करते। ऐसा करने से वो गायब तो नहीं हो जाएगी, वो दृश्य पर बने रहेंगे। आप न चाहें तो उससे क्या होता है। तो नवाचार को
मल्लेज की भाषा देखिए या शाही की, वो भाषा जो मुक्तिबोध की भाषा, मुक्तिबोध ने इतने पद दिए हैं, ज्ञानात्मक संवेदन, संवेदनात्मक ज्ञान, सभ्यता समीक्षा, अगेन इतने सारे पद दिए। तो ये लोग नवाचार करते थे, उस नवाचार को आपने मान्यता नहीं दी। कौन जानता है कुंवर नारायण ने आलोचना में क्या किया? किसने देख पढ़ा है कि श्रीकांत वर्मा ने एक जमाने में आलोचना में क्या किया? ये सब नवाचारी, इनमें से ज्यादातर की हमने उपेक्षा की है, क्योंकि नवाचार की आलोचना में मान्यता नहीं। इस अर्थ में आप कह सकते हैं कि हिंदी आलोचना नवाचार विरोधी आलोचना, कम से कम उसका अधिकांश हिस्सा। एक आध आरोप तो मुझे भी लगा देना चाहिए ना, उस पर इतने आरोप कर। अशोक जी, इस बीच मैं जब आवाज आवाज जा रही है मेरी? हाँ, आ रही। इस बीच कुछ पुराने लेख वगैरह का आपके जो हैं उसको मैं उलट पुलट रहा था, तो ध्यान गया कि 1970 में आप कुंभ स्नान की सांस्कृतिक सामाजिक महत्ता पर बल देते थे। आप कहा करते थे कि साहित्य को अपनी समकालीनता के साथ साथ अतीत से भी जुड़े रहना चाहिए, अतीत से उसे विच्छिन्न नहीं होना चाहिए। रामस्वरूप चतुर्वेदी भी कविता और संस्कृति के गहरे अंतर संबंध को स्वीकार करते हैं। वे मानते रहे हैं कि कविता का यह दायित्व है कि वह संस्कृति की रक्षा करे, लेकिन आलोचक अपनी आलोचना में इसे देखने की कोशिश जब करता है तो उन्हें संकीर्ण मानसिकता से देखे जाने का खतरा बना रहता है। ऐसे में आलोचना के लिए क्या रास्ता बचता है? देखिए, कविता एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, ये बात मुक्तिबोध ने इलाहाबाद में, और बाद में नई कविता, इसके संपादन जगदीश गुप्त कहते थे, काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया या शीर्षक रहा उस मुक्तिबोध के लेख का, नई कविता में प्रकाशित हुआ। तो वो पीढ़ी से लेकर काफी हद तक ये बात मानी जाती रही है कि कविता सिर्फ भाषा का, शब्दों का, लयों, ध्वनियों, संगीत और बिंबों का मामला नहीं है, वो संस्कृति का भी मामला है। यानी कविता एक सांस्कृतिक उत्तराधिकार के रूप में भी देखी जानी चाहिए। अब हम एक दुर्भाग्य से एक ऐसे समय में रह रहे हैं जिसमें संस्कृति शब्द का सबसे अधिक दुरुपयोग हो रहा है, और बिल्कुल हिंसक, मदांध, मतांध, सांप्रदायिक, धर्मांध शक्तियां संस्कृति शब्द का प्रयोग करती हैं। इसलिए अगर संस्कृति शब्द के प्रयोग से कुछ लोग भड़कते हों या कुछ लोगों को लगता हो कि ये उन्हीं शक्तियों का एक तरह से समर्थन है, तो इससे हमको सतर्कता पूर्वक बचना चाहिए कि संस्कृति के दुरुपयोग के समय में आलोचना को साहित्य की सांस्कृतिक यत्ता के बारे में बात करते हुए अपने को इन शक्तियों से अलग रखना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे युवा लेखकों में कितने ऐसे हैं जिनको इस बात का रत्ती भर भी एहसास है कि साहित्य एक सांस्कृतिक उत्तराधिकार, साहित्य की एक सांस्कृतिक स्मृति भी होती है, और उस स्मृति की को बाधित करके या उसको तज कर हम सार्थक कुछ अपनी भाषा में नहीं कर सकते। भाषा की अपनी संस्कृति होती है, लेकिन भाषा एक बड़े सांस्कृतिक उत्तराधिकार का हिस्सा भी। उस ऐसे समय, विशेषतः ऐसे समय जब संस्कृति का हर रोज
दुरुपयोग और दुर्नियोजन हो रहा है। हमारा ये नैतिक और सांस्कृतिक दायित्व बनता है कि हम संस्कृति के, जाहिर है संस्कृति, हमारी संस्कृति कोई एक तत्व से तो बनी नहीं है। किसी ने, ऑस्कर वाइल्ड ने एक बार कलाओं के बारे में कहते हुए कहा था कि कलात्मक सत्य वही है जिसका विलोम भी सत्य है। तो हमारी संस्कृति में भी ऐसे तत्व होंगे, और संस्कृति में ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिनका आज हमारे लिए हम उनको खारिज करें क्योंकि वो सही नहीं है। जातिवाद, ये ऊंच नीच का भाव, छुआछूत, कुछ लोगों को, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे हरिजन तो शब्द नहीं कहे जाते, तो दलित हो या स्त्रियां हो, उनको कमतर मानना, ये सब ये जो तत्व संस्कृति में घुस गए, इनको हमको खारिज करना चाहिए। लेकिन भारतीय संस्कृति एक बहुत बड़ी संस्कृति, ये सभ्यता संसार की महान सभ्यताओं में से एक, और इसको बनाने में अनेक धर्मों, अनेक धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं, चिंतन, काव्य, कलाओं, महाकाव्य इत्यादि इत्यादि का, और ये एक जीवित परंपरा है। आपको ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए आज जब हम ये बात कर रहे हैं, पूरे भारत में कम से कम 5000 प्रस्तुतियां ऐसी हो रही जो चाहे लोक शैली में हो, चाहे शास्त्रीय शैली में हो, चाहे आधुनिक शैली में हो, जिनका उपजीव्य हमारे महाकाव्य। तो हमारे महाकाव्य मसलन वर्जिल या दाते के लिखे महाकाव्य जैसे विजड़ित महाकाव्य नहीं, वो जीवित महाकाव्य है, और इन प्रस्तुतियों से निरंतर बदले जाते हैं। हम किसी जड़ संस्कृति, अतीत में विजड़ित संस्कृति का हिस्सा नहीं है, न वो हमारा उत्तराधिकार है। हमारा उत्तराधिकार तो वो संस्कृति है जो पुनर्नवा है, जो अपने को बार बार बदलती है और उसमें परिवर्तन करती है। तो इसलिए गलत समझे जाने का जोखिम भी हमको उठाना चाहिए, लेकिन अपने सांस्कृतिक साहित्य की और कविता की और लेखक की और आलोचक की जो सांस्कृतिक जिम्मेदारी है, उससे विरत नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत लंबा हो गया है। अशोक जी, आपने कई अपने साक्षात्कारों में संगीत पर बात करते हुए संगीत के घरानों को बचाने वगैरह को लेकर लगातार आप अपने साक्षात्कारों में बोलते रहे हैं। साहित्य बोध में शहर विशेष की भी आप अपनी भूमिका आप कुछ देखते हैं क्या? खासकर बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली, भोपाल, पटना आदि शहरों के विशेष संदर्भ में जब आप इसको देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इनको जोड़कर इस रूप में इसके साथ देखा जाना चाहिए? देखिए, एक शहर, वहाँ का वातावरण, माहौल, वहाँ मिलने जुलने के अवसर जैसे होंगे, वैसे उस शहर में रहने वाले लेखकों की मानसिकता बनती है। एक जमाने में हम जब इलाहाबाद जाते थे तो बिना कॉफी हाउस जाए इलाहाबाद की यात्रा पूरी नहीं हो सकती थी, और आप कॉफी हाउस जाएं तो आपको अकस्मात एक टेबल पर कुछ लेखक, दूसरे टेबल पर दूसरे लेखक, तीसरे टेबल पर तीसरे लेखक ऐसे मिल जाते। तो ये वातावरण बनारस में एक दूसरे तरह का वातावरण रहा होगा, भोपाल में इसी तरह का था। तो शहरों की बड़ी भूमिका है। शहरों की भूमिका साहित्य में क्या होता है, मतलब जो लेखक वहाँ हैं उनकी मानसिकता पर उसका जो भी असर पड़ता हो, किस तरह के संबंध बनते हैं, किस तरह की अवसर उनको मिलते हैं, किस तरह की दुश्मनियां और दुष्टताएं और मेल मिलाप के अवसर, अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं। इससे बहुत
तो शहरों की बड़ी भूमिका है, और ये शहरों की भूमिका पर किसी ने कुछ काम नहीं किया। एक बार मैंने कोशिश की थी, नीलाभ जी से आग्रह किया था कि वो जाकर, तो वो कई शहर गए थे और उन्होंने बहुत सारे लेखकों से शहर में जो कुछ हुआ, उसमें विवाद जो बहसें हुई हैं उन पर और एक मौखिक इतिहास बनाने की कोशिश की थी। वो 3-4 जिल्दों में मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद विश्वविद्यालय ने प्रकाशित भी किए। तो शहरों की बड़ी भूमिका है, और बहुत सारे पूर्वाग्रह दुराग्रह एक शहर में होने के कारण भी बनते हैं, जो कि शहर में ना होते तो शायद ऐसा ना होता। कई बार एक शहर वाले जो अपने आपस में पूर्वाग्रह रखते हैं, वो जब एक उनमें से एक कहीं बाहर चला जाए या उस शहर का ना हो, तो उसके प्रति वैसा ही पूर्वाग्रह नहीं रखते। तो ये सब भी मतलब शहरों की भूमिका है। और शहर कम से कम मेरी नज़र में इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, पटना, भोपाल, ये ऐसे शहर रहे हैं जिन्होंने हिंदी की सृजनात्मकता और बौद्धिकता, उसकी रचना और आलोचना, उसके संपादन और आयोजन आदि पर गहरा प्रभाव डाला। किसी को इस पर काम करना चाहिए। अशोक जी, जब हम लोग आपको सुनते हैं तो समय का कुछ एहसास ही नहीं रह जाता है। लगभग 7:30 बजने जा रहे हैं। हाँ, तो बहुत समय हो चुका है। एक प्रश्न आखिर में और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। साहित्य, समाज, संस्कृति, कला आदि में अपनी रुचियों का के कारण बहुविध सक्रियता आपकी रही है। इन सबके निमित्त देश विदेश की यात्राएं भी आप समय समय पर करते रहे हैं। वर्तमान महामारी के कारण घरबंदी के इस दौर में चाहते न चाहते आपको भी लगातार अपने घर में बने रहने का मौका मिला होगा। आपके पाठक जानना चाहते हैं कि इसका क्या प्रतिफल मिलने की आशा है। आपकी बहुप्रतीक्षित आत्मकथा या बहुघोषित आलोचनात्मक किताबें। अ, आत्मकथा लिखने का तो अभी अवसर नहीं आया है, क्योंकि ये मानने का अवसर नहीं आया है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ है जो दूसरों के लिए काम का होगा। मैंने अपने मेरा ये सौभाग्य रहा कि अपने समय के कुछ मूर्धन्यों की रोशनी में कुछ पल मुझे गुजारने का मौका मिला। तो मैंने अपने संस्मरणों की एक पुस्तक तैयार की। अगले वक्तों के हैं ये लोग, सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। वो महामारी और लॉकडाउन वगैरह की वजह से तो ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाई है, सब जगह पहुंच नहीं पाई है। तो उसमें मेरे संस्मरण है। तो वो जो लोग दिलचस्पी रखते होंगे, मसलन कुमार गंधर्व, मल्लिकार्जुन मंसूर, के बोध, शमशेर, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, कृष्ण बलदेव वैद, कृष्णा सोबती, स्वामीनाथन रजा इत्यादि के बारे में, तो वो और एक राजनेता के बारे में भी उसमें संस्मरण है, अर्जुन सिंह के साथ कुछ काम करने का मौका मिला था। बाकी अभी कोरोना तो दिखता रहा हूँ अपने सत्याग्रह में चलने वाले साप्ताहिक स्तंभ कभी कभार में। तो वो इतने शायद हो जाएंगे। एक आध मित्र कह रहे थे कि उनको भी एकत्र कर देना चाहिए, ताकि कोरोना के दौरान इस तरह की परिस्थिति बनी है और जिस तरह की संभावनाएं उभर रही हैं, या तो उन पर कुछ विचार किया है। और तीसरा, मेरे असंकलित बहुत सारे निबंध हैं, जिनमें एक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी पर ही जो व्याख्यान दिया था वही एक निबंध है, और इस तरह के कई हैं। तो उनको भी एकत्र करने का इरादा है, ताकि दो शायद जिल्द बन जाएगी, दो पुस्तकें बन जाएगी। मैंने कविताओं पर सूक्ति परक ढंग से बहुत लिखा है, मतलब बहुत तो क्या, काफी लिखा है। तो मैं सोचता हूँ कि कविता पर एक सूक्ति परक आलोचना पुस्तक छोटी सी तैयार कर, मतलब जिसमें कविता के बारे में कुछ, आखिर कवि के बारे में, कविता के बारे में दावे नहीं करेगा, कुछ अतिरंजित भाव से सही तो कौन करेगा। और तो वो भी कर, और कविताएं वगैरह भी लिखी हैं, अनुवाद बहुत सारे किए हैं, ब्राजीलियन और फ्रेंच और मोरक्कन और
इराकी कवियों के छोटे छोटे, तो शायद उनकी भी एक छोटी मोटी पुस्तिका बन जाएगी। अभी तो इतना ही काफी है, इतना बोझ काफी है, इतना बोझ डाले। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, इसलिए भी कि हमारी पीढ़ी जब आपको, खासकर मैं अपने अपने मित्रों के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि जब आपसे मुलाकात और परिचय इस रूप में नहीं हुआ था तो एक आतंक रहता था हम लोगों के मन में आपको लेकर कि अशोक जी बड़े सख्त व्यक्ति हैं, प्रशासनिक पद क्षेत्र से रहे हैं, तो पता नहीं उनसे बात करना भी बहुत कठिन काम है, कब डांट देंगे, कब क्या देंगे, कुछ इस तरह की चीजें हम लोगों के मन में रहा करती थी। लेकिन मुझे अभी भी याद है जब आप कलकत्ता आए थे और मैंने आपसे संभवतः 1 घंटे की बातचीत करने का आग्रह आपसे किया था कि मैं 1 घंटे आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, और पता नहीं वो कैसे 6 घंटे की बातचीत हो गई है और मुझे महीनों उसको लिखित रूप देने में लगा है, अभी तक अंतिम रूप नहीं दे सका हूँ। तो हमारी पीढ़ी को रोशनी, जिस तरह आपने कहा कि आपके अपने पूर्वज के पूर्ववर्ती लेखकों से रोशनी मिलती रही है, हम सबको आपसे लगातार वह रोशनी मिलती रही है और हम उम्मीद करेंगे कि यह रोशनी हम पर और लंबे समय तक मिलती रहे। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे। आपने बड़ी सहजता से इस कार्यक्रम में आकर हम सबको सुनने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट क्या करूं। आप रामस्वरूप चतुर्वेदी स्मृति व्याख्यान के परिवार के सदस्य के रूप में हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे हैं और जब कभी भी किसी चीज को लेकर करना होता है, चर्चा करने की बात आती है, तो बेहिचक मैं आपको फोन कर लेता हूं और आपसे राय, मुझे सलाह मिलती रही है। आज इस मौके पर आपने हम सब के साथ जुड़कर अपनी बातें रखी। रामस्वरूप चतुर्वेदी स्मृति व्याख्यान के 5वें व्याख्यान माला के तहत हम सब रामस्वरूप जी के परिवार की ओर से, साहित्य भंडार की ओर से और तमाम रामस्वरूप जी के परिजनों की ओर से, इलाहाबाद के जो दर्शक और सुन रहे हैं वो प्रोफेसर कुमार पंकज की ओर से और तमाम लोगों की ओर से आपको आभार और धन्यवाद देता हूं कि आपने महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच आकर रखी। अब मैं चूंकि इस आभासी दुनिया से आज आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, आज तो मुझे लगा था कि शायद मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि लग रहा था कि शायद अब ये कार्यक्रम किसी दूसरे को हैंडओवर करना पड़ेगा। अभी भी यह आयोजन मैं कार में बैठकर आपके साथ बातचीत कर रहा हूं और एक ग्राउंड में हजारीबाग के बैठ कर ग्राउंड में गाड़ी लगाकर आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए अद्भुत अनुभव है, हम सबके लिए, आयोजन से जुड़े सबके लिए। धन्यवाद देना चाहता हूं जो औपचारिक है, क्योंकि आप इस आयोजन को सीधा प्रसारण देखकर जूम से जुड़कर प्रोफेसर कुमार पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर NQ पंकज को देख पा रहा हूं, प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी, प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी, सबेरा खातून, रचना आनंद जी, रामस्वरूप जी के बड़े बेटे विनीत कुमार जी, रामस्वरूप जी के परिवार से सुषमा चतुर्वेदी जी शुरू से आपको सुन रही हैं, वो पूरे आयोजन की शुरुआत से वो आपको लगातार सुन रही हैं। हर आयोजनों में सुषमा जी का प्यार हम लोगों को मिलता रहा है। ये अमेरिका से विनय स्वरूप जी जुड़े हुए हैं, विभोर अग्रवाल इलाहाबाद से, वर्षा अग्रवाल, और ये विवेक चतुर्वेदी जी मुंबई से जुड़े हुए थे और तमाम लोग जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूं। मेरी आज एक सीमा है कि मैं मोबाइल से जुड़ा हुआ हूं, मेरी योजना लैपटॉप से जुड़ने की थी, लेकिन तक ये ऐसी परिस्थिति आई, नहीं दे पाया। जिन जिन लोगों ने इसमें सहभागिता की है, पार्टिसिपेशन किया है और फेसबुक लाइव में जिन लोगों ने देखा है, उन सबके प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि इसी तरह आप सबका प्यार और स्नेह हम सबको मिलता रहेगा, ताकि रामस्वरूप चतुर्वेदी स्मृति व्याख्यान माला के तहत और अच्छी अच्छी बातें हम कर पाएंगे। तो इसी धन्यवाद के साथ मैं औपचारिक रूप से आज के इस बातचीत के आयोजन को स्थगित करना चाहता हूं, आपकी अनुमति से, कि आप अनुमति दें कि आज इस बातचीत को यहीं
समाप्त किया जाए आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए, गप्पाजी के लिए। नमस्कार। बहुत